नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CKS एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के हमारे इस सेशन में जहां हम चर्चा करने वाले हैं उस केस के बारे में जिसमें भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने भारत में मूल अधिकारों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद के बारे में। यदि आपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को पढ़ा है तो उसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद का जिक्र जरूर आया होगा, परंतु अधिकांश बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद का अनुच्छेद 21 से कोई लेना देना है और इस केस के बाद में विदेश यात्रा करने का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार मान लिया गया और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर लिया गया। परंतु आज हम इस पूरे केस की कहानी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में मेनका गांधी के केस में हुआ क्या था, क्यों मेनका गांधी को भारतीय न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटाने की जरूरत पड़ी और इस केस में भारतीय न्यायपालिका ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उस फैसले का क्या परिणाम रहा। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को CKS एकेडमी के हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस पूरे मामले में। कहानी के तौर पर हम लोग इसे समझेंगे तो मेनका गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पहले आप सभी को बता दूं कि मेनका गांधी जी भारत में जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी पुत्र वधू, उनकी बहू थी और उनके जो पुत्र हैं संजय गांधी, उनकी पत्नी थी। अब इस सब की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1977 से। आप सोचेंगे उस दिन ऐसा क्या हुआ था। दरअसल ये वो समय था जब 1977 में आपातकाल जो लगाया गया था उसको वापस ले लिया गया था, ठीक है, और चुनाव भारत में हो चुके थे और नई सरकार बन चुकी थी जिसके प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई साहब। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1977 को। दरअसल इस दिन मेनका गांधी जी को भारत सरकार की तरफ से एक लिफाफा प्राप्त होता है जिसमें उनसे कहा गया कि वे अपने पासपोर्ट को तुरंत सरेंडर कर दें। अब मेनका गांधी जी से उनका पासपोर्ट मांगा जा रहा है, परंतु मेनका गांधी जी को उस पासपोर्ट को मांगने का या जब्त करने का, सरेंडर करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मेनका गांधी जी जो है वो एक सूर्या नामक मैगजीन की एडिटर थी, ठीक है। आपको इस मैगजीन का नाम भी पता होगा। वो जो मैगजीन निकालती थी उसका नाम था सूर्या। और कहा जाता है कि उस समय उन्हें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए विदेश भी जाना था। अब आप सोचिए कि उन्हें जाना है और ऐसे में सरकार उनसे कह रही है कि आपका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर कर दीजिए। मेनका गांधी जी ने जो मंत्रालय था, विदेश मंत्रालय, उसको एक पत्र लिखा और जानने की कोशिश की कि आखिर भारत सरकार उनका पासपोर्ट क्यों जब्त कर रही है या क्यों वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करे। बदले में कोई आंसर नहीं मिला। मतलब बिना किसी कारण के सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहती है। अब आप सोचिए, ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो आप सरकार के द्वारा कहे अनुसार अपना पासपोर्ट तुरंत सरकार को सरेंडर कर दें। दूसरा कि आप सरकार के इस मामले के खिलाफ या इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32, ये 2 अनुच्छेद हैं जो आपको अपने मूल अधिकारों के हनन होने पर कोर्ट जाने का, न्यायपालिका जाने का ऑप्शन देते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें मूल अधिकार वाला मामला कहाँ से आया? भाई, मेनका गांधी जी को बिना बताए, कारण बताए उनका पासपोर्ट सरेंडर किया गया, उनका पासपोर्ट जब्त किया गया, ठीक है। एक तो आप सब जानते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19
1 ए के तहत दी गई है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो सेक्शन 1 है उसका क्लॉज ए जो है वो आपको अभिव्यक्ति की, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। दूसरी तरफ उनका ये मानना था कि मेरा जो प्रोफेशन है इससे मेरा जो है कार्य प्रभावित होगा, भाई विदेश जाना है अपने कार्य से संबंधित चीज़ों के लिए, और ऐसे में अनुच्छेद 19 ही आपको जो है व्यापार आदि करने का, आपको जो है पेशा अपनाने का स्वतंत्रता देता है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 जो है वो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। तो उनका ये मानना था कि ये मेरी दैहिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है। तो उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील की कि मेरे जो है मूल अधिकारों का हनन हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इस मामले में फिर आगे जो है सरकार ने भी अपना पक्ष रखा होगा और मेनका गांधी जी ने भी रखा होगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई जब कोर्ट में सरकार से पूछा गया, अब सीधी सी बात है कि जब कोई महिला कोर्ट गई है, न्यायपालिका की शरण में गई है, ये बोलते हुए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और बिना किसी वजह के जो है मेरे पासपोर्ट को जब्त किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट सरकार से पूछेगी कि आपने इनका पासपोर्ट जब्त क्यों किया। हालांकि जब पासपोर्ट जब्त किया गया था उस समय तो सरकार ने मेनका गांधी को उसका कारण नहीं बताया, परंतु न्यायपालिका में, कोर्ट में उन्होंने इसका कारण बताया कि हमने इनका पासपोर्ट अधिनियम 1967, ठीक है, आपको बता दूं जो कानून था पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 की उपधारा 3 के खंड ग, तो सरकार ने कहा कि हमने इस अधिनियम की इन धाराओं के तहत इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त किया है, जो कि हमें यह अधिकार देता है कि राज्य जो या सरकार जो है जनहित में या भारत की संप्रभुता या एकता को मद्देनजर रखते हुए किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर सकती है। ठीक है, तो इस अधिनियम की इस धारा को भी चुनौती दी गई थी। अब मामला आगे बढ़ा। इस मामले में कई सारी चीजें दांव पर लगी हुई थी। सबसे पहले तो ये कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 क्या आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मेनका गांधी जी ने यह प्रश्न उठाया था कि इस मामले में मेरे अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हुआ है, 19 के द्वारा दिए गए अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है और 21 के द्वारा दिए गए अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। हालांकि इस तरीके का पहले कोई मामला हमारे सामने आता है, यदि आप देखेंगे तो भारत में 1950 में ऐसा ही एक मामला आया था और उस केस को गोपालन केस के नाम से जाना जाता है। A.K. गोपालन जो है, ठीक है, उनके नाम से ये केस जाना जाता है। दरअसल A.K. गोपालन जो है वो कम्युनिस्ट नेता थे जिन्हें भारत सरकार ने नजरबंद कर दिया था निवारक निरोध के तहत। तब उन्होंने भी कोर्ट में उसको चुनौती दी थी और तब उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 19 और 21 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि तब न्यायपालिका ने इस चीज से साफ मना कर दिया था कि अनुच्छेद 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका का ये मानना था कि अनुच्छेद 19 और 21 और बाकी के जो मूल अधिकार है वो एक दूसरे से आपस में स्वतंत्र है, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये मामला फिर एक बार उठा कि क्या अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जैसा कि आपको पता है कि संवैधानिक व्याख्या के मामलों पर या विवाद में से कोई प्रश्न उठता है तो एक संवैधानिक पीठ का गठन होता है। तो 7 न्यायाधीशों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी, जिसमें उस समय के जो चीफ जस्टिस थे M.H. बेग साहब, उनके अलावा P.N. भगवती, जस्टिस P.N. भगवती जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस कैलासम, जस्टिस अय्यर, ठीक है, जस्टिस ऊंटवालिया, ऐसे 7 जजों की जो है एक बेंच बनी और उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की। तो आप
अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ था। मामला शुरू हुआ था मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को जब्त करने से, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दायर कर दी, याचिका दाखिल कर दी कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, ठीक है, तो इस पूरे मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और गोपालन के जो केस का निर्णय था उसको भी जो है समाप्त कर दिया। एक प्रकार से उसमें जजमेंट में उसको जो है ओवरटर्न कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये तीनों मिलकर एक गोल्डन ट्राइंगल, एक स्वर्णिम चतुर्भुज का जो है त्रिभुज का निर्माण करते हैं। गोल्डन ट्राइंगल मतलब एक स्वर्णिम त्रिभुज का ये निर्माण करते हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और जब तक कोई भी कानून अगर इन तीनों का पालन नहीं करता तब तक वो कानून जो है असंवैधानिक माना जाएगा। मतलब इन तीनों का पालन करना एक अनिवार्य शर्त है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था कि भारतीय संविधान के तीनों अनुच्छेद जो है वो आपस में अलग नहीं है बल्कि अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये पहली बात। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये भी कहा कि जो भी प्रक्रिया आपने अपनाई है उस प्रक्रिया को लेकर भी कई सारे क्वेश्चन उठे थे। जैसा कि आपको बता दूं कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 है उसमें चर्चा की गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब ये क्या है ये भी आपको बता दूं। इसका मतलब है कि यदि विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, कोई विधि बनाई गई है और उसकी प्रक्रिया बनाई गई है तो न्यायपालिका सिर्फ यह चेक करता है कि विधि और उसकी प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को यदि हिरासत में लिया गया है तो न्यायपालिका सिर्फ ये चेक करेगा कि इसको किस विधि के तहत हिरासत में लिया है। मतलब इसके लिए कोई कानून बनाया गया है, कोई विधि है और उसके साथ ही एक प्रक्रिया है जिसका पालन हुआ है, तो फिर न्यायपालिका जो है कुछ नहीं करता। इन गोपालन के मामले में भी यही हुआ था। गोपालन के मामले में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, चुनौती दी थी अपने गिरफ्तारी को, तो कोर्ट ने बस यही पूछा था कि क्या इसके लिए कोई विधि है? बोले हाँ बिल्कुल है। क्या उसका पालन हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल हुआ है। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। विधि है और उसकी प्रक्रिया है, उसका पालन हुआ है, तो बस अब जो है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से भारत के संविधान में इसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चर्चा की गई। जैसे आप पढ़ोगे ना कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को भारत में, चाहे वो भारतीय हो चाहे ना हो, उसे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि राज्य किसी को उसके प्राण से वंचित कर रहा है, मतलब मृत्यु दंड दे रहा है, या उसके दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है, जैसे मेनका गांधी जी के केस में पासपोर्ट उनका जब्त किया गया और उसके लिए कानून भी था, पासपोर्ट अधिनियम, उसकी धारा भी थी, तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त जो है यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो विधि है या जो प्रक्रिया है वो पक्षपातपूर्ण हो सकती है, वो गैर न्यायोचित हो सकती है, वो एक प्रकार से मनमानी हो सकती है, आर्बिट्ररी हो सकती है। इसीलिए हम जो है अब विधि की प्रक्रिया के साथ साथ विधि के औचित्य की भी जांच करेंगे। औचित्य की जांच का मतलब यह है कि विधि यदि आपने कोई बनाई है या उसकी जो कोई प्रक्रिया है तो वो होनी चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। मतलब सिर्फ विधि और उसकी प्रक्रिया होने से काम नहीं चलेगा, वो विधि और उसकी प्रक्रिया न्यायोचित होनी चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और युक्ति युक्त होनी चाहिए। मतलब यदि आपने मनमाने तरीके से
कानून का सहारा लेकर किसी के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश की, तो हम उसको जो है नहीं होने देंगे। तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 जो है, उसकी जो धारा 10 है, उसका जो उपधारा 3 है और जो उसका क्लॉज सी है, वो ठीक है, उसको उन्होंने सही माना। लेकिन यहाँ आपने ये गलती की कि आपने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इस जो है अधिनियम के तहत जब्त किया, और वो मनमाना था, क्योंकि आपने ना तो उन्हें कोई कारण बताया, ठीक है, और न ही आपने जो है उनको अपनी सफाई, अपने पक्ष में अपनी दलील देने का कोई जो है समय दिया। भाई, आप किसी को कोई दंड दे रहे हैं तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि उस व्यक्ति को कम से कम आपको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से उसे दंड दिया जा रहा है। कि भाई, आप देखोगे कि किसी व्यक्ति को आपने जाके ऐसे ही जो है चाटा मार दिया, तो वो आपसे जानना तो चाहेगा कि आपने मुझे चाटा मारा है तो क्यों मारा है। अब आप बोलेंगे बस मार दिया, भूल जाओ। तो आप किसी को दंड दे रहे हैं तो कम से कम आपको उसे कारण बताना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा, उसे जो है अपने बचाव में मौका देना चाहिए कि वो भी अपना पक्ष रख सके, समय दीजिए। आपने मेनका गांधी जी को ऐसा समय नहीं दिया। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को क्यों सरेंडर करने के लिए कहा, या ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सरकार ने यह तर्क दिया कि मेनका गांधी जी यदि विदेश चली जाती है तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि उस समय सरकार ने जेसी शाह नामक एक आयोग, जो भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जिसे शाह आयोग कहते हैं। ये आयोग का गठन किया गया था आपातकाल के दौरान जो भी सरकार ने एक्शंस लिए थे या जो भी काम हुए थे उनकी जो है जांच करने के लिए, कि भाई आपातकाल के दौरान जो जो मनमानियां हुई हैं, जो जो शिकायतें आई हैं, उनकी जो है निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। तो सरकार का ये तर्क था कि मेनका गांधी जो है उन्हें इस आयोग के सामने प्रस्तुत होना था, ठीक है, उनके भी जो है प्रस्तुति आवश्यक थी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। ऐसे में यदि मेनका गांधी विदेश चली जाती तो फिर जो है कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती थी, और यदि वो वापस ही नहीं आती तो, जैसे कि आपको पता है कि कई सारे लोग भारत से जो है भाग जाते हैं, है ना। यदि किसी तरीके का उनके ऊपर कोई खतरा आता है या कोई वो गलत काम करते हैं, विजय माल्या को आप लोग जानते ही हैं, या नीरव मोदी के बारे में भी आप जानते हैं, और ऐसे कई लोग हैं, तो फिर एक अलग समस्या हो जाती। तो शाह आयोग के सामने उन्हें प्रस्तुत होना है, और इसीलिए उनके पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए कहा गया। यहां तक तो समझ में आता है कि सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने उन्हें क्यों नहीं बताया। यदि आप, यही कारण था मेनका गांधी जी के पासपोर्ट को जब्त करने का, सरेंडर करवाने का, तो आपको उन्हें बताना चाहिए था कि आपको किस कारण की वजह से जो है हमने ऐसा करने के लिए कहा। तब तो आपने उन्हें कुछ बताया नहीं, और न ही आपने उन्हें समय दिया कि वो अपने बचाव में कुछ दलील दे सके, अपना पक्ष रख सके। तो ऐसी स्थिति में सरकार के उस निर्णय को जो है न्यायपालिका ने गलत मान लिया। वैसे कहा जाता है कि मेनका गांधी जी जो है उन्होंने, क्योंकि वो सूर्या नाम की मैगजीन, मैंने आपको बताया कि एडिटर थी, और उस समय जो भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, बाबू जगजीवन राम, उनके जो सुपुत्र हैं उनको उन्होंने एक्सपोज किया था, है ना। उनको लेकर उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था, उनकी कुछ तस्वीरें प्रकाशित की थी, जिससे जो है सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रश्न उठने लगे थे। तो ऐसे में सरकार ने जो है बदले की कार्रवाई के तहत ये एक्शन लिया था। हालांकि ये सबको समझ में आ रहा था, क्योंकि मेनका गांधी जी ने जो सरकार के उस खिलाफ उस समय किया था, उसको लेकर ये सब होना ही था, ऐसा लोगों का मानना था। तो कुल मिलाकर इस जो है निर्णय का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई थी, और गोपालन के केस में भी न्यायपालिका ने यही माना था कि हम जो है सिर्फ विधि और उसकी प्रक्रिया को देखेंगे, इससे ज्यादा देखना हमारा काम नहीं है। विधि सही है या नहीं है, उचित है अनुचित है, वो देखना हमारा काम नहीं है। लेकिन मेनका गांधी का केस जो है 1978 में जो जजमेंट आया था, जनवरी 1978 में मेनका गांधी के केस में,
7 जजेस की मैंने आपको बताया कि बेंच थी, 7 जजों की पीठ थी और इसने जो है 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। मतलब 6 जजों ने माना था कि सरकार ने गलत किया और यहाँ पर जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और विधि की सम्यक प्रक्रिया का भी पालन होना चाहिए। लेकिन एक जज जो है उनका मत इस मामले में अलग था, पर कुल मिला के बहुमत से ये निर्णय आया था। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब जो है हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया, जो मैंने आपसे कहा अभी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया भी इसे कह सकते हैं। इंग्लिश में इसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, दो शब्द हमें मिलते हैं अनुच्छेद 21 में, दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो मामला है ये अमेरिका में ऐसा चलता है, वहां से ऐसा कहा जाता है कि न्यायपालिका ने इसको आयात किया, वहां विधि की प्रक्रिया को भी देखा जाता है और विधि के औचित्य को भी देखा जाता है, उचित और अनुचित होने को भी देखा जाता है। तो इस केस का ऐतिहासिक महत्व इसी बात में है कि हमारी न्यायपालिका ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी, है ना, एक प्रकार से इंपोर्ट कर लिया और उसको संविधान में शामिल कर लिया। तो अभी तक क्या था कि सिर्फ मनमानी कार्यपालिका की जो कार्यवाहियां हैं उन्हीं को देखा जाता था, लेकिन अब मनमानी विधायी कार्यवाहियों को भी जो है अब बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि चूंकि मेनका गांधी जी को आपने विदेश जाने से रोका, है ना, ये एक प्रकार से इनकी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ इनके। इसके साथ साथ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनको दी गई है उसका भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि इनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया गया और नहीं आपने इन्होंने इन्हें कारण बताया। और दूसरी तरफ इनके जो है जो अनुच्छेद 19 जी जो है, जिसमें आपको कोई भी वृत्ति आजीविका या कारोबार करने का जो अधिकार दिए गए उसका भी उल्लंघन हुआ और अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन हुआ जो विधि के समक्ष समता की बात करता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के जो है न्यायिक इतिहास में हम कहेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला बन गया। और ये फैसला जो है आप देखेंगे इसके प्रभाव बड़े महत्वपूर्ण रहे। मतलब इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को यदि मनमानी तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, तो मेनका गांधी का केस जो है वो उसके डिफेंस में, उसके बचाव में काम आ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को विदेश जाने से आप रोकें, उसका पासपोर्ट बिना कारण से जब्त कर ले, बिना बताए, बिना नोटिस दिए जब्त कर ले, तो ये भी मेनका गांधी का केस वहां भी जो है काम में आएगा। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति को उसका कारोबार बंद कर दिया जाए बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए, तो यहाँ भी ये केस लागू हो जाएगा। और इस तरीके के कई सारे ऐसे मामले जिनमें किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया गया मनमाने तरीके से, वहां ये केस काम में आ जाता है। नजीर की तरह ये देखा जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था इस मामले में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो सिर्फ उसमें जीने का अधिकार शामिल नहीं है, जीने के साथ साथ उसमें डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, है ना भाई। भेड़ बकरियों की तरह जीने का, जीते तो जानवर भी हैं, तो भेड़ बकरियों की तरह जीने का अधिकार नहीं है, मनुष्य की तरह जीने का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो इस तरह से इसमें जो है इसको भी शामिल कर लिया गया। और भारत के जो है संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों को देखने का जो मैंने आपसे कहा कि हमारा नजरिया था वो भी बदल गया, क्योंकि अब अनुच्छेद 14, 19 और 21 का एक जो है गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज जो है वो बना है, ऐसा मान लिया गया। और उसके बाद से भारत में आज तक, ठीक है, कोई भी मामला जो भारत में राज्य की मनमानी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है वहां पर इस फैसले का प्रभाव हम देख सकते हैं और कई सारे लोगों के भविष्य को इसने जो है बदल दिया। तो आज के इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के सेशंस को, वीडियोस को ढूंढते रहते हैं। अच्छा कंटेंट जो है सबको चाहिए और
आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। CKS एकेडमी की जो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। क्यों मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बहुत फायदे हैं। आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा इस एप्लीकेशन पर, जैसे डेली करंट अफेयर्स। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ वीकली करंट अफेयर्स, पूरे सप्ताह की जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, वो भी आपको यहाँ फ्री में मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी, दो ये जो बुकलेट्स हैं ये फ्री में मिल रही है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इनके PDF। इसके साथ बहुत सारे, जैसे हम एक नई सीरीज लाए, अर्जुन सीरीज, इसमें हर एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस आपको करवाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CKS एकेडमी का, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की और टेलीग्राम चैनल की दोनों मिल जाएगी, तो उससे जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।